हाँ जी, तो सबसे पहले इस वीडियो को देख रहे मेरे सभी मित्रों को मेरी ओर से नमस्कार। और मैं आशा करती हूँ कि आप जिस जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं आपके पेपर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। वैसे तो ये वीडियो जो है ये हाई कोर्ट मतलब एचपी हाई कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन जो भी अगर आप कोई और स्टूडेंट हैं जो कि ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं मतलब इससे भिन्न पेपर की जिसमें कि निबंध आता है, तो मैं आपको ये कहूँगी ये जो सेशन है ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए फिर ऐसे करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और निबंध लेखन पर ही है, क्योंकि निबंध आप जानते हैं कि हाईकोर्ट के पेपर में 25 मार्क्स का आता है और 25 मार्क्स कितने होते हैं, उसका क्या महत्व होता है, यह सभी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या है कि देखिए इसके ऊपर हम पहले भी सेशंस ला चुके हैं, आपने देखे भी होंगे हमारे पुराने वीडियोस, ये हम आशा करते हैं क्योंकि हर वीडियो में हम आपके लिए कुछ नया लेकर आते हैं। उसके साथ साथ आपको पता है कि जो निबंध है ना वो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि निबंध में फिर आपका क्या देखा जाता है, अब आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए उस पर आप कुछ भी लिख देंगे, लेकिन इस स्तर पर आकर देखा क्या जाता है कि आप में परिपक्वता कितनी आई है, आपके जो विचार हैं वो कितने सीमित हैं या कितने विस्तृत हैं, आप एक टॉपिक को किस लेवल तक सोच सकते हैं, उस पर आप नकारात्मक सोच रखते हैं या सकारात्मक सोच रखते हैं, कितना निष्पक्ष रहकर आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और आपके जो विचार हैं उसे आप किस तरीके से सामने प्रस्तुत करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके निबंध में देखी जाती हैं। क्योंकि निबंध नहीं तो मतलब हर स्तर पर आता है, लेकिन आपको देखना होगा कि आप किस स्तर का जो है मतलब एग्जाम दे रहे हैं और उसमें आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जाता है। आई गेस अगर आप ये वाली चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए जी, तो आज अब देखिए निबंध लेखन के वैसे तो अब इतने सारे नियम स्टूडेंट्स कहते हैं मैम नियम बताइए कि क्या क्या हमें करना चाहिए, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताइए। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स वही है कि निबंध लिखते लिखते ही हम आपको वो चीज़ बीच में बता सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स हमारे पहले वाले वीडियो में आपने देखी होंगी, भाषा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है ना, निष्पक्ष रहना चाहिए, और मतलब इस प्रकार के भाषा सरल होनी चाहिए, उदाहरण ऐसे होने चाहिए, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। और वहां पर भी हमने आपको बताया था कि निबंध लिखते वक्त, ठीक है ना, आपकी ये जो सब हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स एक तो आपको इग्नोर करनी है, बिल्कुल नहीं लिखनी है, और साथ ही साथ कि जैसे कुछ प्रसिद्ध कथन है वो आप लिख सकते हैं बिल्कुल, इससे भाषा जो है वो प्रभावी बनती है। और ज़रूरी नहीं कि अगर आपको अपना जो निबंध है वो बहुत ही इंप्रेसिव दिखाना है तो आप कठिन शब्दों का प्रयोग करें, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आपको कठिन शब्दों का प्रयोग करना ही करना है, ठीक है ना, कहीं नहीं दिया गया है। अगर आपको स्पेलिंग्स आते हैं, वर्तनी आती है उन शब्दों की, अवश्य लिखें। अगर आपको कठिन भाषा नहीं आती है, बहुत जैसे कहते हैं ना बहुत ही गहरी हिंदी नहीं आती है, आप सरल भाषा में लिखिए, लेकिन जो भी विषय चुने, और एक तो क्या है आपको चॉइस आती है, ध्यान रखिए, और वो भी जैसे रीसेंट टॉपिक से रिलेटेड। और अगर मैं कहती हूँ रीसेंट टॉपिक से रिलेटेड ना भी आए, ठीक है ना, तब भी एटलीस्ट आपको थोड़ा सा मतलब कि आइडिया लग जाना चाहिए कि कैसे आप जोड़ें आधुनिक घटना से उस चीज़ को। तो अब आपको वही करना है कि अगर मतलब आपको कठिन शब्द नहीं आते, सरल भाषा में लिखिए। मेन बात क्या है, आपको अपनी बात को सामने वाले को स्पष्ट करना है। उसके बाद आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मतलब जिस पे निबंध लिखने जा रहे हैं वो हम आपके साथ साथ लिखेंगे, जिससे आपको आइडिया लगे कि कौन कौन सी चीजें आपको कैसे कैसे आप मतलब लिख सकते हैं। भारत में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आप जानते हैं ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, बहुत आजकल बहस का मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला विषय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप सभी जानते हैं कि अगले वर्ष चुनाव है और उससे पहले हो सकता है पक्ष या विपक्ष जो है, ठीक है ना, वो इस मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाए, तो हो सकता है कि आपसे भी पूछा जाए ये विषय। चलिए जी, तो सबसे पहले तो निबंध के चरण। आपको क्या लगता है कि जब भी आपको निबंध लिखने को आता है सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? पहले तो मैं कहूँगी यहाँ पर वीडियो को पॉज करते हुए सबसे पहले आप खुद सोचिए, जितना टाइम हो सके सोचिए, लेकिन पहले सोचिए कि सबसे पहले निबंध में आप करेंगे क्या। आप क्या करेंगे कि पहले टॉपिक को देखते हैं, ठीक है ना, फिर उसमें सोचते हैं कि किसके ऊपर मतलब हमारे पास अच्छे विचार हैं जिसपे मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, और उसमें सबसे पहला कार्य आपका होता है विचारों और जानकारी को इकट्ठा करना। और विचारों और जानकारी को इकट्ठा करने का मतलब ये नहीं है कि आप आंसर शीट में मतलब ऐसे करके पॉइंट्स बनाने लग जाएं, वो तो ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन क्या करना है आपको माइंड में कि हाँ इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें ये चीज़ें हैं, मतलब वो थॉट्स आपके माइंड में आ जानी चाहिए। और जब आपको पता है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो एक संवेदनशील मुद्दा है, बहस वाला विषय है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। और इसीलिए वैसे तो चाहे संवेदनशील मुद्दा हो या ना हो, निबंध में आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि आपकी सकारात्मक सोच वहां पर दिखनी चाहिए, चाहे जितना मर्जी संवेदनशील मुद्दा क्यों ना जाए। क्योंकि जो जनरल निबंध होते हैं जैसे सड़क निर्माण, ग्लोबल वार्मिंग पर हमने आपके साथ डिस्कस किया था, उसमें तो आप बहुत ही अच्छे से सकारात्मक तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जहां पर आती है बात संवेदनशील मुद्दे की, एक तो आपको ये करना है कि थोड़ा नकारात्मक शब्दों का प्रयोग कम करना है, ठीक है ना,
और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग ज्यादा करना है। और उसके बाद यह है कि थोड़ा सा निष्पक्ष रहते हुए जनरलाइज वे में बातों को करना है, ठीक है ना। जनरल रहते हुए बात करनी है, बहुत ही स्पेसिफिक नहीं होना है, यह चीज याद रखिएगा। जहां पर संवेदनशील मुद्दा आ जाता है आपको स्पेसिफिक नहीं होना है, जनरलाइज वे में बात करनी है, जैसे कितना पतली गली से निकलना है। अब जैसे एक इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूं। अब जैसे है कि यह बहुत ही बुरी व्यवस्था थी, ठीक है ना, और सरकार ने गलत कदम उठाया, ठीक है ना। आपको लगता है ना कि थोड़ा सा मतलब नेगेटिव वे में जा रहा है, और लेकिन आपको लिखते हुए लगता है कि इसमें क्या खास बात है, ये तो बहुत नॉर्मल चीज है कि सरकार ने गलत कदम उठाया और अब उसे सुधारना होगा। आप सीधे सीधे ये लिख देते हैं, लेकिन आपको इस तरह तरीके से नहीं लिखना है कि ये बहुत ही बुरी व्यवस्था है। हो सकता है कोई इसके पक्ष में हो, आपको जनरलाइज चीजें कैसे कहनी है वो तरीका देखिए। इस व्यवस्था में कुछ कमियां थी, इसका मतलब आपने ये नहीं कहा कि वो बिल्कुल ही गलत है, आपने कह दिया, चाहे आप खुद मानते हैं कि वो चीज गलत है, लेकिन आपको ये लिखना है कि इस व्यवस्था में कुछ कमियां थी। आपने दोनों वाक्यों में अंतर देखा। और उसी प्रकार सरकार ने गलत कदम उठाया की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सरकार ने आवश्यक कदम नहीं उठाए, यानी कि कुछ कदम उठाए। इसका मतलब क्या है कि आप पतली गली से निकल रहे हैं, आप नेगेटिव भी नहीं बोल रहे हैं और आप उसकी तारीफ भी नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गई ये बात कि कैसे साधारण साधारण से शब्द होते हैं, लेकिन कैसे उसे तोड़ा मरोड़ा जाए, और खासकर जब एक संवेदनशील मुद्दा आपके सामने आ जाए जो बहुत ही मतलब कि जिस पर बहस हो सकती है, जो कि एक मतलब कि बहुत ही पिन पॉइंट करके बहुत स्पेसिफिक चीजें हो सकती हैं, उसमें आपको जनरलाइज रहना है, पॉजिटिव रहना है, और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है कि जिसमें आप पर कोई सवाल ना उठा सके। अब देखिए, अब अगली बात आपके लिए क्या आती है कि जैसे हमने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड, या चलिए पहले मैं इसे छुपा देती हूँ जरा सा, और उसके बाद ना कोशिश कीजिए कि पहले आप अपने एंड पर सोचिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वर्ड सुनते ही, मतलब ये शब्द सुनते ही आपके माइंड में कौन कौन सी थॉट्स आती है, क्योंकि जब तक आपके माइंड में थॉट्स नहीं आएंगी आप उनको इकट्ठा करके अरेंज कैसे करेंगे। क्योंकि निबंध का मतलब ही क्या होता है कि एक विषय पर आपके जो विचार हैं उन्हें क्रमबद्ध तरीके से सुगठित रूप से प्रस्तुत करना। तो इस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपके पास क्या क्या विचार आ रहे हैं, मतलब जरा एक बार सोचिए, और बिल्कुल जनरल चीजें सोचिए उसके बारे में कि क्या क्या चीजें आ रही हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग। यूसीसी, समान नागरिक संहिता, जल्दी से सोचिए और वीडियो पॉज कर लीजिएगा, क्योंकि अब यहां पर वैसे हम इतना समय नहीं लेंगे, लेकिन आपको पॉज करके सोचना है कि कितने पॉइंट आप इसमें जोड़ सकते हैं। और उसके बाद देखिए अब कौन कौन से, पहले तो जनरल जो पॉइंट्स है, सबसे पहले तो ये एक कानून है, ठीक है ना, व्यवस्था नहीं, ये कानून है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कानून है, जिसे पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो एक अलग बात है। फिर ये आम जनता से संबंधित है। अब क्या होता है ना, हर कानून आम जनता से संबंधित नहीं होता, कुछ विदेशों से संबंधित, मतलब विदेशियों से संबंधित होता है, ठीक है ना, कुछ व्यापारियों से संबंधित होता है, और खैर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता से होता है संबंधित। लेकिन इसमें अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये डायरेक्टली किससे संबंधित है, बिल्कुल जिस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा वो है आपकी आम जनता। फिर है उनके अधिकारों और उनके लिए कानूनों से संबंधित, कि उनके जो अधिकार हैं ये उससे संबंधित है, और उनके लिए जो कानून बनेंगे कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो सभी के लिए समान कानून होगा, ये वो चीज है। फिर समानता, एकता, निष्पक्षता, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इतना तो आप सभी जानते हैं कि क्या क्या मतलब पॉजिटिव चीजें हैं। क्या है ना कि आपको जो हर विषय है वो एक सिक्के के समान आपको थमा दिया जाएगा, और आपको ये देखना है कि उस सिक्के के दोनों पहलुओं को, कि इसका पॉजिटिव क्या है साइड, इसकी नेगेटिव साइड क्या है, ठीक है ना। आपको जो निबंध का विषय है ना वो एक सिक्के की तरह थमा दिया जाता है एग्जामिनर की तरफ से, उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू आपको समझने हैं, सोचने हैं और सही शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखने हैं। फिर है अब समानता, एकता, निष्पक्षता, पॉजिटिविटी हमने दिखा दी। फिर और ये जस्ट पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में सोचने हैं, यहां पर तो हम आपको वैसे लिख रहे हैं। गलत तरीके से सुविधाएं ले रहे व्यक्तियों को आपत्ति है इसमें। यह भी आपको पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से किनको प्रॉब्लम है, जो गलत तरीके से, ठीक है ना, फालतू की जो सुविधाएं हैं वो ले रहे हैं। उसके बाद बहुत वर्षों से चली आ रही समस्याओं का एक समाधान, और ये सभी जानते होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, स्टूडेंट्स तो शायद से सबसे ज्यादा जानते होंगे कि बहुत वर्षों से चली आ रही समस्याओं का ये एक समाधान हो सकता है। फिर धर्म, जाति, पैसे से संबंधित होने के कारण ये अत्यंत संवेदनशील है। हम सभी जानते हैं कि टॉपिक संवेदनशील है क्यों, पहले तो क्यों इतना मतलब कि सेंसिटिव इश्यू है, क्योंकि धर्म, जाति, पैसे से संबंधित है। फिर सक्षम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, देश के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना, सक्षम लोगों के लिए भी, देश के लिए भी बहुत जरूरी है ये। फिर विविधता में एकता के लिए सही संचालन हेतु सबसे महत्वपूर्ण। अभी तक आपने देखा कि मतलब हर चीज को कितने सकारात्मक तरीके से हमें सोचना है। आपको निबंध अभ्यास में यही चीज का ध्यान रखना है कि सकारात्मकता अपने मतलब कि मस्तिष्क में लानी है।
विविधता में एकता के लिए सही संचालन हेतु सबसे महत्वपूर्ण है। फिर युवाओं का पलायन रोकने के लिए सही कदम। कभी कभी क्या होता है, हमें जो देश के युवा होते हैं वही देश का भविष्य बनते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि उनको सही मतलब उनके लिए कानून नहीं बन रहे हैं, उनको सही सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो फिर उनको लगता है कि अब हमें यहाँ से पलायन कर ही लेना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए ये सही कदम है, जिससे भारत का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। और किस किस को आपत्ति है, कौन समर्थन में है, ये आपको फिर सोचना है। तो ये सारे कुछ सिंपल से पॉइंट्स हैं जो आपको इस विषय के बारे में पहले तो सोचने हैं। फिर अब क्या है, सॉरी ये स्टेप 2 नहीं है, स्टेप 1 है आपका। सॉरी स्टेप 1 हो चुका है, ये स्टेप 2 ही है। स्टेप 1 क्या था कि सबसे पहले आपको विचार सोचने हैं, उन्हें एक साथ अपने माइंड में रखने की कौन कौन से पॉइंट थे। स्टेप 2 आपका यही है कि भूमिका बनानी है। अब भूमिका क्या होती है, जैसे कहते हैं ना कि अब एक अगर आपको मूवी दिखानी है तो उसका ट्रेलर, तो भूमिका क्या है, बेसिकली ये आपका ट्रेलर ही है। और इसमें सही मंच आपको तैयार करना है, लेकिन इसमें आपको एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है, आपको यहां पर जो मतलब कि वास्तव में जो विषय दिया गया है ना, ठीक है ना, उसको नहीं छेड़ना है। केवल और केवल उसकी आधारभूत जानकारी आपको देनी है केवल उसमें। तो इस चीज का बहुत ही ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको केवल और केवल इसकी आधारभूत जानकारी देने है, सही विषय पर अभी नहीं आना है, क्योंकि आप अभी केवल सही मंच तैयार कर रहे हैं। तो अब जैसे है, अब देखिएगा जो स्टार्टिंग के 3-4 पैराग्राफ है ना हमने लिखे हैं, एक लास्ट का भी पैराग्राफ लिखा है। तो देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग करनी कैसे है, क्योंकि बीच में तो क्या है आपके तथ्य आ जाते हैं। तो अब जैसे देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां का प्रशासन और संचालन निर्धारित किए गए संविधान के अनुसार चलता है। ध्यान से, अब हम सीधे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नहीं आए हैं, हम पहले क्या कहते हैं कि मेन चीजें देख रहे हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां का प्रशासन और संचालन निर्धारित किए गए संविधान के अनुसार चलता है। इस संविधान में परिस्थिति और समय अनुसार परिवर्तन भी किए जाते हैं। देशवासियों को प्रभावित करने वाले, ठीक है ना, हर नए कानून और संविधान में होने वाले किसी भी संशोधन पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में विस्तार से चर्चा होती है, मतदान होता है और बहुमत मिलने पर ही कोई बिल, संशोधन या कानून लागू किया जाता है। परंतु यह आवश्यक नहीं कि हर कानून जनहित में ही होता है। अब आपने ये भी लिख दिया, स्वार्थ और राजनीतिक हितों के चलते बहुत से कानून और बिल एक वर्ग विशेष के लिए भी बना दिए जाते हैं, जिससे कभी कभी दूसरे वर्गों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कठिनाइयों, शोषण और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा होना अनिवार्य तो नहीं, परंतु संभव अवश्य है। अब देखिए आपने क्या किया, ये जो है ना स्वार्थ और राजनीतिक हित वगैरह, ये आपने लिख तो दिया, लेकिन बचाव के लिए आपने एक पॉइंट लास्ट में जोड़ दिया कि ऐसा होना अनिवार्य तो नहीं, कि जरूरी नहीं हमेशा ऐसा होता है, लेकिन संभव अवश्य है कि ऐसा हो सकता है। तो आपने क्या किया, अभी केवल और केवल जो एक कानून होता है उसकी एक, जैसे कहते हैं ना, एक मंच तैयार किया, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। और यकीन मानिए अगर आप स्टार्टिंग ऐसे करेंगे ना, तो ये भी मतलब आपका काफी अच्छा माना जाएगा। एक पॉजिटिव, आपकी सकारात्मकता को दर्शाता है कि आपको मतलब कि आधारभूत जानकारी कितनी है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, आपका तीसरा चरण, वो क्या है आपका संक्षेप में विषय की जानकारी। अब पहला जो पैराग्राफ था उसमें हम सीधे मुद्दे पर नहीं आए थे, लेकिन अब हम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अब हम उसके बारे में थोड़ी सी आधारभूत जानकारी देते हैं। अब क्या है, देखिए लिखा है, देश में पिछले कुछ समय से ऐसे ही एक कानून, अब देखिए जोड़ दिया हमने कि ऐसे ही एक कानून के आविर्भाव की बात चल रही है जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा रहा है। अब देखिए आविर्भाव, इसका मतलब होता है कि किसी कानून के मतलब कि उदय होने का, किसी कानून को लागू करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली, तो इंट्रोड्यूस को आप आविर्भाव भी कह सकते हैं। तो देश में पिछले कुछ समय से ऐसे ही एक कानून के आविर्भाव की बात चल रही है जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। देश में आजादी के बाद, ठीक है ना, कई बार इस मुद्दे को उठाया गया है। सॉरी, आजादी के बाद यहां पर आएगा। इसका जिक्र सबसे पहले भारत में ब्रिटिश राज में हुआ था, जिस समय अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सभी स्थानीय सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं की दोष निवृत्ति करना चाहते थे। चाहे यहाँ पे मतलब ये करना चाहते थे, जबकि वो ऐसा करना चाहते नहीं थे, मतलब लिखना तो है क्योंकि ये आधारभूत जो जानकारी है। यह सन 1840 का समय था। इसके उपरांत स्वतंत्र भारत में शाह बानो केस के साथ यह मुद्दा एक बार फिर आया था, जो कि आज तक बहस का कारण बना हुआ है। दे दी आपने विषय की एक आधारभूत जानकारी, यही आपको करना है। अब जैसे, अब अगर आपको शाह बानो का केस पता है, तब तो इसके बाद आप अगला जो पैराग्राफ है उस अकॉर्डिंगली बना दीजिए, मतलब इससे भी अगला पैराग्राफ।
और वो भी फिर वो संवेदनशील मुद्दा है, थोड़ा शॉर्ट में दीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मत होइएगा, जनरलाइज वे में कि बस ऐसा हुआ था, ऐसा होना चाहिए था, ये चीज़, दैट्स इट, अगर आपको पता है तो। बाकी अब जैसे हमने उसकी आधारभूत जानकारी दी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, अब आते हैं विषय की सटीक जानकारी पर। देखिए ये स्टेप 4 में आए हम। सबसे पहले विचारों को एकत्रित किया, सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, फिर एक मंच तैयार किया कि हाँ भारत एक देश ऐसा है, ठीक है ना। और ये हमने क्यों किया था, क्योंकि जहाँ पे संवेदनशील मुद्दा होता है उसमें दिखाना पड़ता है कि ये विषय महत्वपूर्ण क्यों है, इंपॉर्टेंस जगानी पड़ती है। तो अब देखिए, और क्या है ना कि जैसे अगर आप पहली लाइन से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है, उसमें ये होता है, ये होता है, एग्जामिनर को लगता है क्या बोरिंग है यार, कि मतलब इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली बस ऐसी दे दी, इन्फॉर्मेशन रट रहा है ये तो स्टूडेंट। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग जैसे मैंने की है वैसी करेंगे ना, तो उसे पता चलेगा एग्जामिनर को कि हाँ आपको विषय को सही से प्रस्तुत करना आता है, एक भूमिका बनानी आती है। तो प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान से लीजिएगा। फिर है अब विषय की सटीक जानकारी। यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमों का एक सेट है जिसका अर्थ इसके नाम से ही मिलता है। देखिए इसका अर्थ है कि देश भर के सभी नागरिकों को, चाहे वह किसी भी धर्म अथवा समुदाय का हो, सबके लिए एक जैसा ही कानून रहेगा। इसके अंतर्गत देश के विभिन्न धर्मों में आने वाले धर्म संबंधित नियम आ जाते हैं। यह एक तरह का धर्म अथवा पंथ निरपेक्ष कानून है जिस पर किसी धर्म विशेष का प्रभाव नहीं होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी तरह के धर्म संबंधित पर्सनल लॉ को समाप्त करता है। यहाँ पर देखिए हम कभी भी स्पेसिफिक नहीं हो रहे हैं, जनरलाइज वे में चल रहे हैं, किसी वर्ग को मतलब कि पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस कोड का भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार तथा सेक्युलरिज्म में एक बड़ी भूमिका होने के बावजूद भी यह सन 1985 में शाह बानो केस के साथ विवादों के घेरे में आ गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ विशेष वर्गों के स्वार्थ के चलते आज तक डिबेट हो रहे हैं, किंतु यह एक ऐसा कानून है जो किसी भी देश में रहने वाले सभी धर्म और जातिगत संबंधित कानूनों से ऊपर होता है। इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, बार बार उस विषय की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं आप, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा कि अगर आपको ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं भी पता ना, तब भी ये जो चीजें है ना, ये मतलब बता रहा है कि आपको हाँ इतना पता है कि इस कानून का महत्व क्या है। आगे देखिए, अब स्टेप 5 की विषय का मूल कहां पर है। अब ये जो विषय है ये महत्वपूर्ण क्यों है, अब आइए जरा देखिए। भारतीय संविधान में इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 44 में आता है, जिसमें लिखा गया है कि सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि देश भर में समान नागरिकता के लिए सरकार इस कानून को लाने की कोशिश करेगी। अब और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पेपर में आ सकता है, तो कुछ जानकारी आपके पास भी हो, स्पेसिफिक कानून की जानकारी आपके पास हो। भारत की स्वतंत्रता के बाद शासन में रह रहे कुछ नेताओं ने हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाने का मुद्दा उठाया था, जिसका विरोध किया गया और यह सवाल उठाया गया कि केवल एक धर्म के लिए विशेष कानून लाना कहां तक सही है। इसके स्थान पर एक ऐसा कानून लाने की बात कही गई जो कि सभी धर्मों के लिए एक जैसा हो और जिसके अंदर सभी धर्मों के पर्सनल लॉ का विलय हो सके। विलय मतलब कि जुड़ाव हो सके। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ना कि शासन में रह रहे कुछ नेताओं ने, आप जानते हैं मुझे इसके जो स्पेसिफिक 2 नेता हैं मुझे उनके नाम पता हैं, लेकिन मैंने उनका नाम नहीं लिखा। हमें जनरलाइज वे में लिखना है, ज्यादा स्पेसिफिक नहीं लिखना है, जहां पर नेगेटिव चीज आ जाए। हाँ, जहां पर कोई अच्छी पॉजिटिव चीज आ जाए वहां पर आप स्पेसिफिकली नाम लिख सकते हैं, यह भी एक जरूरी बात है। अब देखिए, अब इस कानून के अंतर्गत क्या क्या आएगा, अब इसके बारे में और जानकारी हम ले रहे हैं कि देश के कई छोटे बड़े सिविल राइट दल लगातार सरकार से इस बात की मांग करते रहते हैं कि देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड जारी किया जाए, ताकि धार्मिक रूढ़िवादिता की वजह से कई दबी कुचली जिंदगियों को इंसाफ मिल सके। यह मुद्दा कई धर्मों में लगातार विवाद का कारण रहा है, क्योंकि इसके जरिए धर्म संबंधित रूढ़िवादी विचारधाराओं पर रोक लगेगी। इस कानून के आने से निम्नलिखित मुद्दों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अब यहां पर तो ना मैंने मुद्दे जस्ट ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स में लिख दिए हैं, आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको इस चीज को पंक्तियों में लिखना है, लाइंस में लिखना है। ये जस्ट मैंने, अब आपको अगर मैं इतना ज्यादा जस्ट बोलती रहूंगी ना, आपको ये बोरिंग लगने लग जाएगा, लेकिन अभी तक का आपको एक एक वर्ड लिखना है जरूरी, इसलिए मैंने बताया, क्योंकि वो चीज मतलब किस तरीके से लिखा जाए, किन शब्दों का प्रयोग किया जाए, जिससे कि आप बिल्कुल निष्पक्ष दिखें, आप सकारात्मक, आपकी सकारात्मक सोच दिखे। तो यहां तक उतना डिटेल में लिखना जरूरी था, और एक मैं लास्ट पैराग्राफ डिटेल में लिखूंगी। लेकिन बाकी ये देखिए कि जैसे आपको इसमें पॉजिटिव पॉइंट लिखने, जो क्योंकि यहां से आपको इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव लिखने हैं, कि जैसे इससे एक तो कुप्रथाओं पर रोक लगेगी, ठीक है ना, जैसे कि किसी धर्म विशेष में लोगों को नीचे दबाए रखने के लिए कुछ कानून होते हैं, तो वो चीज है। रूढ़िवादिता का अंत होगा, सबके लिए समानता होगी,
क्षमता को पहचान मिलेगी जिससे कि उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास है ये कानून। फिर एक जुर्म के लिए जैसे एक जैसी सजा, या फिर बहुत सारी चीजें। तो मतलब ये सारी चीजें आपको पंक्तियों में, लाइंस में लिखनी है। तो इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। फिर अगला जो आपका स्टेप 7 होगा उसमें कि इस कानून के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव ये हो सकता है कि ये संवेदनशील मुद्दा है, तो हो सकता है कि इस मुद्दे को सबसे पहले तो इस कानून को लागू करने में बहुत सी कठिनाइयां आए, जिसके लिए सरकार को, शासन में रह रही सरकार को, अब यहां पर भी आप किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि आपको पता है कि अभी सरकार में कौन सी पार्टी है, लेकिन आप किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे। आप केवल और केवल इतना लिखेंगे, शासन में, मतलब कि शासन में जो सरकार है या फिर वर्तमान सरकार का हमें बहुमत देखना होगा कि अगर तो उस सरकार के पास बहुमत होगा तब तो ये कानून बहुत ही आसानी से पास हो जाएगा। और यदि बहुमत ना हुआ सरकार का, तो उसे अपने साथी दलों से बहुमत लेना पड़ेगा। तो जैसे कहते हैं ना, अगर आपके पास नंबर्स नहीं है, आप सीधे सीधे थ्योरी लिखिए ना, फिलोसफी झाड़िए अच्छे से। और फिर आप ये लिख सकते हैं कि यदि बहुमत होने के कारण अगर ये बिल पास हो भी जाता है, तब भी ये इतना संवेदनशील मुद्दा है कि हो सकता है कि देश में एक बार के लिए हिंसा भड़क जाए। दंगे लिखने की बजाय कि हिंसा लिखिए आप, थोड़ा सा सही लगता है शब्द। तो उस तरीके से आप ये कुछ चीजें लिख सकते हैं, और इसे ज्यादा नहीं, एक पैराग्राफ में भी समेट सकते हैं आप। और अंत में इसका अंत आपको कैसे करना है, स्टेप 8, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों है। अब जैसे अगर आप इसके मतलब पक्ष में हैं तो आप मतलब लिख सकते हैं, और अगर आप इसके पक्ष में उतना नहीं है तब मतलब कि आप फिर उस तरीके से अपना तर्क दीजिए। लेकिन एंडिंग कैसे करनी है एक बार देख लीजिए, क्योंकि मेन एग्जामिनर जैसे बीच बीच में कुछ पॉइंट पढ़ता है, स्टार्टिंग थोड़ी ध्यान से पढ़ता है और एंडिंग। तब जैसे है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें पूरी तरह से निष्पक्ष और समानता पर आधारित है। यह सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंश है, जिसका सर्वप्रथम उद्देश्य देश के सभी नागरिकों में समानता और एक रूपता स्थापित करना है। विश्व के कई देशों में इसे लागू कर दिया गया है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, इसे विश्व से जोड़ दिया। सिर्फ आप भारत तक नहीं रहे, आप दिखा रहे हैं कि अगर आप इसके पक्ष में हैं कि ये सिर्फ भारत में नहीं है, बहुत सारे देशों में लागू है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता। तो वही है कि देखा जाता है आपकी सोच केवल एक प्रदेश तक सीमित है, एक राष्ट्र तक सीमित है, या पूरे विश्व से जुड़ी हुई है। यह पूरी तरह से निष्पक्ष कानून है, ठीक है ना, जो कि पूर्ण रूप से धर्म निरपेक्ष है। तात्कालिक समय में, तात्कालिक मतलब जो चल रहा है, विभिन्न धर्मों के नियम कानूनों की वजह से कई तरह के केस पर फैसला देते हुए न्यायपालिका पर इन धार्मिक नियमों का बोझ पड़ता है। अतः इस कोड के देश भर में लागू होने से न्यायपालिका को अपना काम और तेजी से करने का मौका मिलेगा, और एक लंबे समय से अटके कई केसों पर फैसला आ सकेगा। तो देखिए कि कानून व्यवस्था को किस तरह से अच्छा बनाएगी ये चीज, देश के लिए कैसे लाभकारी होगी, वो चीज आपने एंडिंग में इस तरीके से बताइए कि ऐसा ऐसा हो सकेगा। भविष्य काल में आ गए अब आप, सभी धर्मों के लोगों के लिए एक तरह का कानून आने से देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा मिलेगा, और देश कानूनी रूप से और अधिक सबल हो सकेगा, मजबूत हो सकेगा। मतलब इस तरह से एक नए समाज के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून का आना अनिवार्य है। तो आपने देखा कि हमने एंडिंग कैसे की, बस आपको यही चीज करनी है कि कैसे आप निष्पक्ष रहते हो। और आपने देखा कहीं पर भी हमने किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी समुदाय को पॉइंट आउट नहीं किया, हमने हर चीज जो है वो बिल्कुल जनरलाइज वे में कही, और आपको भी यही करना है निबंध में। और जैसे ये जो सारी चीजें मैंने लिखी है ना, ये सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए नहीं है। बाई चांस अगर आपको पेपर में कोई और विषय आ जाए कि जैसे कोई और कानून, उस पर भी आप ये वाली जो लाइंस हैं वो मतलब डाल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिन्हें आप मतलब कि बहुत सारे ऐसे जो विषय होते हैं कानून से संबंधित, ठीक है ना, उसमें डाल सकते हैं आप। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जो निबंध है, कोई आपको ये नहीं कह रहा कि इसे रट्टा मार कर जाइए, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि हम जो निबंध है मतलब इससे बेस्ट कभी हो ही नहीं सकता। मैं फिर वही रिपीट करूंगी, लेकिन हर चीज में कुछ ना कुछ नया छिपा होता है, कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है। तो जो हम आपके लिए निबंध लेकर आए हैं, इसमें अगर आपको जो जो पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, बेटर लगते हैं, उन्हें आप नोट कर सकते हैं और प्रयास कीजिए। घर में आपको देखिए, अब ये होमवर्क है आपका, ठीक है ना, जिसे आपको रेगुलर बेसिस पर करना है। कोई भी आपको लगता है कि ये रिसेंट मुद्दा है, ये मतलब कि आ सकता है। अब जैसे कि आपने देखा कि ये अडानी वगैरह का केस चल रहा है, ठीक है ना, तो व्यापारियों से संबंधित कोई केस आ सकता है। अब हिमाचल हाई कोर्ट का है, तो आप हिमाचल में देखिए कि कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल के, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश के जो मतलब कि विभिन्न व्यवसाय हैं या व्यापारी हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं, और उसमें मतलब कौन कौन सी चीजें चल रही हैं, कौन कौन से कुछ रिसेंट जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, ठीक है ना, वो सब देखिए, और उन पर भी आप ये सारी जो लाइंस हैं वो डाल सकते हैं।
तो मैं आशा करती हूँ कि इस निबंध को आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने एंड पर, ठीक है ना, थोड़ा सा जानकारी एकत्र करके रोज सिर्फ 10-10 लाइन, मैं कहती हूँ कोई 250-300 शब्दों का निबंध लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 10-10 पंक्तियां ही लिखिए, 10-10 लाइन्स लिखिए, लेकिन आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप जो सोच रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, जब आप लिखेंगे सिर्फ 10 पंक्तियां ही, आपको पढ़ने से खुद पता चल जाएगा ये कितना नेगेटिव है ये या कितना पॉजिटिव है, कि सामने वाले पढ़ने वाले पर इस पर कितना असर पड़ेगा। और आप क्या कर सकते हैं, 10 पंक्तियां लिखिए, अपने घर में या अपने दोस्तों में किसी को भी बुला के कहिए कि एक बार यार पढ़ और बता कि क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, कैसा लग रहा है कि जिसने भी ये लिखा है, उससे आपको रियलिटी चेक मिलेगा। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ करना, ठीक है ना। तो फ़ायदा उठाइए भाई, आपके परिवार वाले, आपके मित्र जो है आपसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए फिर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, निबंध जो है वो पसंद आए, विषय जो हमने चूज़ किया वो पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मतलब हम आपके लिए नए नए निबंध और लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपके कोई सजेशंस या कोई पर्टिकुलर विषय अगर आप हमें बताना चाहें कि मैम इस विषय पर ज़रा निबंध लेकर आइए, हम आपसे वादा करते हैं कि ज़रूर उस पर निबंध लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए फिर हमें विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।